इंडिजिनस स्ट्रगल, ये वर्ड सुन के ना मैं क्या बताऊं, मतलब सही है, आप लोगों को लगता है इंडिजिनस स्ट्रगल है, और इंडिजिनस स्ट्रगल कराने वाली तंजीमें देखो कौन सी हैं। ठीक है, जैश ए मोहम्मद जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती है, हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीर की आजादी चाहती है, अंसार गजवातुल हिंद जो कश्मीर में शरिया लाना चाहती है। अरे इन सब की एक दूसरे से नहीं बनती, कश्मीरियों से क्या खाक बनेगी? और कश्मीरी के इतने बेवकूफ हैं जो इन चिलगोजों को अपना लीडर मान के चले। देखें, आइंदा से जब भी आप टेररिज्म को एक कश्मीरी का इंडिजिनस स्ट्रगल करार दें, इससे पहले एक आंकड़ा याद रखना, 70% वोटर टर्नआउट था जब कश्मीर में इलेक्शन, सबसे रीसेंट इलेक्शंस हुए। बढ़ चढ़ के कश्मीरी बाहर निकले, बढ़ चढ़ के कश्मीरी बाहर निकले वोट्स देने के लिए, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट्स देने के लिए। 70%, ये कोई छोटा टर्नआउट नहीं है वोटर टर्नआउट। अगर इन चिलगोजों को हम अपना लीडर मानते तो 70% कश्मीरी बाहर निकल के वोट नहीं डालते इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को, और 70% कश्मीरी में से मेजॉरिटी इन लोगों ने उमर अब्दुल्ला को अपना सीएम चुना। नहीं चुनते अगर इन चिलगोजों को हम अपना लीडर मानते। अगर इन चिलगोजों की जो थॉट प्रोसेस है इसको हम अपना मानते या इसको हम फॉलो करते, इससे हम अग्री करते, तो हम वोट ही नहीं डालते ना इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को। सिंपल सी बात है। सैयद सलाउद्दीन इज अ फॉरगॉटन स्टोरी, उस तक प्लीज ये पैगाम पहुंचाइए, उसको कोई याद नहीं करता यहाँ पे। वो आराम से, मुझे पता नहीं वो जिंदा भी है क्या या मर गया, वो जिंदा है जी, आई थिंक सो। अच्छा, तो उस तक पैगाम पहुंचाइए कि आप आराम से रिटायर हो जाना, और रिटायर तो हो चुके हैं, रिटायर के बराबर है, क्योंकि आपको कश्मीर में कोई याद नहीं करता जनाब। आप आराम से अपनी बाकी की जिंदगी जो है इबादत में गुजारें, अल्लाह की इबादत करें, उनसे मगफिरत मांगे खुद के लिए जो गुनाह आपने किए हैं, ठीक है ना। बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मिस्टर सलाउद्दीन, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट यू आर अ फॉरगॉटन स्टोरी, नोबडी इवन रिमेंबर्स यू फ्रॉम माय जनरेशन, नोबडी रिमेंबर्स यू एंड नोबडी केयर्स। ठीक है ना, तो आप बस आपने बहुत कर लिया, ठीक है, कश्मीरियों के लिए इन योर ओन आईज, आपको क्रेडिट चाहिए ले लीजिए। अब आप प्लीज आराम फरमाइए और आराम से, मतलब आप खुदा के पास चले जाइए जब भी आपकी उम्र आ जाएगी। तो that's all I can say कि ये these are forgotten heroes and they are heroes in their own eyes, not in the eyes of Kashmiris। जी। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि सैयद सलाहुद्दीन के बेटे जो हैं वो सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी करते रहे हैं, और इसी तरह से सैयद अली गिलानी की मेरे ख्याल ग्रैंड डॉटर, और इसी तरह से शबीर शाह की भी मेरे ख्याल बेटी ने अपने आप को डिस्टेंस किया है इस मूवमेंट से, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है कश्मीर में। तो उसकी क्या डिटेल्स हैं, कुछ हैं आपके पास? नौकर है, नौकर ही रहे, नौकर ही अच्छे लगते हैं, बस इतना ही मैं कहूंगी। और ज्यादा रेजिस्टेंस बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कोई आपके साथ है नहीं इस चीज में। ये इन लोगों ने रियलाइज किया, तभी तो जाकर इन्होंने सोचा कि छोड़ो यार, इसमें से कोई पैसे नहीं निकल रहे, लोग रेडिकलाइज नहीं हो रहे, भारत के खिलाफ कम से कम रेडिकलाइज नहीं हो रहे, तो अब कोई फायदा नहीं है अब, और हम कश्मीरियों को बेवकूफ नहीं बना सकते जो हमारे बाप दादा इतने सालों से करते आ रहे हैं। सो लेट्स जस्ट एंड इट हियर और चुपचाप अपना करियर बनाते हैं। तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फर्स्ट या सेकंड होंगे शायद हम, चाइना के बराबर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में इनको नौकरियां मिली हैं, ये तो बहुत ही खुश बैठे हैं इस वक्त। तो जब ये नहीं याद कर रहे तो इन चिलगोजों के जो चमचे बैठे हैं पाकिस्तान में, वो क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये पुरानी बातें याद आए? नोबडी केयर्स, जस्ट मूव ऑन, ओके जी। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ये खबर नहीं आती कि वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े कौन से हुए हैं। अभी मैंने इसको गूगल किया तो उस पे एक तो चनाब रेल ब्रिज का जिक्र सुना, फिर जोजीला टनल की बात हुई। ये सारे ऑपरेटिव हैं सर, ये सारे फिनिश हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ऑपरेटिव भी हैं जी। और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे NH-44 जिसको कहते हैं, हाँ, कई सालों से ऑपरेटिव है। और एम्स हॉस्पिटल बनाया गया है अवंतीपुरा में। तो इनकी तो तफसील कुछ दे सके, या बाकी जो हैं प्रोजेक्ट्स जो हैं, एक ब्रिज जो बना वो सुना बहुत ही मुश्किल ब्रिज था, उसकी कंस्ट्रक्शन जो थी। तो ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट हो गया, ऑपरेशनल हुए भी 1-2 साल से ज्यादा हो गए हैं, सो दे आर ऑल गोइंग ऑन। और इसके बारे में मैंने यूके पार्लियामेंट में भी बात की थी कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उस टाइम थे कि कितना खर्चा हुआ और कितना, और अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कई सारे बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट अब तो हमें ज्यादा चांस है क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है जो पाकिस्तान के साथ था, तो अब तो इसका जाहिर सी बात है, इसका चांस उठाएंगे और ज्यादा प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आने लगेंगे। लेकिन पावर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि कश्मीर में जो पावर की शॉर्टेज होती थी वो भी इस साल पूरी हो चुकी है। मतलब समर में शॉर्टेज हुई ही नहीं इस साल, क्योंकि नेशनल ग्रिड ट्रांसमिशन जो है वो मजबूत किया गया है। अभी जो पावर प्रोजेक्ट्स अभी फिलहाल पाइपलाइन में, जब वो ऑपरेशनल हो जाएंगे तो हमें फिर इतना सरप्लस पावर होगा कि कश्मीर पावर एक्सपोर्ट करने लगेगा इंशाल्लाह ताला।
जी। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मैंने इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तो एक स्टूडेंट जो था वो कश्मीर से था और वो बहुत ही प्रो पाकिस्तान था। और ये अलग बात कि क्लास में जब भी वो थोड़ी सी भी कोई बात करता था जो उसने देखा पाकिस्तान में, कोई क्रिटिकल बात करता था, तो फिर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उसके खिलाफ हो जाते थे कि तुम तो एंटी पाकिस्तान हो। यानी ऐसी फैमिली, वो कह रहा मेरी फैमिली के मेरे ख्याल 3-4 लोग जो हैं वो इस स्ट्रगल में काम आए, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत प्रो पाकिस्तान था। लेकिन जब भी वो थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म करता था पाकिस्तान पे, तो क्लास फेलोज का रिएक्शन ये होता था कि ये कश्मीरी जो है ना, ये अच्छे लोग नहीं है, ये ठीक लोग नहीं है। तो इस तरह के लोग जो हैं, अब कितना कम हुआ है प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट, या अभी भी बरकरार है, और वो किस हद तक था और किस हद तक अब है? नहीं, प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में होगा, और वहां तो होना लाजमी है ना। बिना उस सेंटिमेंट के वहां लोग इलेक्शन में खड़े भी नहीं हो सकते। आपको तो पता ही है, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बड़ा मजाक, इट इज अ मजाक कश्मीर एक्चुअली। तो जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है, वहां पे इलेक्शन में खड़े होने के लिए भी जो नॉमिनेशन पेपर में फॉर्म 1 पे क्या लिखा है कि आप एलिजेंस स्वेयर करते हो, आप इस बात से मुखालफत नहीं करते हो कि कश्मीर एक्सीड हो चुका है पाकिस्तान को। आपको ये इस फॉर्म 1 पे साइन करना होता है, तभी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। अगर आपने इस बात को अगर आपने नकारा कि कश्मीर हैज बीन एक्सीडेड टू पाकिस्तान, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन आजाद कश्मीर। तो जैसे इसीलिए तो जेकेएलएफ इलेक्शन नहीं कर सकता, वहां पे इलेक्शन खड़ा नहीं हो सकता जेकेएलएफ, और भी कई पार्टीज, वो एपीएनए कुछ है, वो भी दे वर ऑल डिस्क्वालिफाइड। आप मुझे बताइए सर, एक सिंपल मैं सवाल पूछती हूँ, कोई भी मलेशियन पार्टी सिंगापुर में इलेक्शन लड़ सकती है? आई डोंट थिंक सो। एग्जैक्टली। तो फिर पीटीआई जो पाकिस्तान की पार्टी है, वो तो आजाद कश्मीर में इलेक्शन भी लड़ती है और जीत भी जाती है। मुझे पता है फिर ये कहाँ का आजाद कश्मीर हुआ? अरे आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, मैं तो कहती हूँ कश्मीर का जो सीएम है, उसके पावर्स आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। फिर कहाँ का आजाद कश्मीर हुआ ये? तो जो ये सो कॉल्ड मकबूजा कश्मीर में जो लोग रहते हैं, ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको पाकिस्तानी फीलिंग सेंटिमेंट्स होंगी, हमें तो नहीं है। जी। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि मीडिया रिलीजियसली जब भी इंडियन कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का जिक्र करता है तो वो कठपुतली वजीर आला कहता है, यानी पपेट चीफ मिनिस्टर। तो ये एक्सटेंडेड है, इससे कोई डिविएशन नहीं करता कोई मीडिया भी। तो आप कैसे देखती हैं इस बात को? देखिए, ये इसलिए बोला जा रहा है ना क्योंकि फिलहाल स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ। देखिए, 2 प्रॉमिस की गई थी कश्मीरियों को जब आर्टिकल 370 हटाया गया था कि भाई वक्त आने पर इलेक्शंस भी हम करवाएंगे, करने देंगे, आप लोगों को पूरी छूट दे देंगे, और वो किया। एक प्रॉमिस तो फुलफिल हो गया। दूसरा प्रॉमिस ये था कि वक्त आने पर, जब वक्त ठीक रहेगा, ठीक है ना, वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज थोड़े से हम संभाल लें, ठीक है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है कश्मीर की सिक्योरिटी इश्यूज, एक बार हम इसको ठीक से संभाल लें, फिर हम स्टेटहुड भी रिस्टोर कर देंगे आप लोगों को। हमें कोई शौक नहीं है कि कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाए रखें, हमें कोई शौक नहीं, आप अपना स्टेटहुड संभालो, ठीक है ना। तो जब एक प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल कर लिया, इलेक्शंस करवा लिए, इलेक्शंस में लोगों ने एनसी पार्टी के, देखिए अगर इस इलेक्शंस में थोड़ी भी इन्होंने बेईमानी की होती तो फिर बीजेपी जीती ना इलेक्शन, मगर जीता कौन? उमर अब्दुल्ला जीते ना। उमर अब्दुल्ला जीत के हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए। अब नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि एक बार हमें स्टेटहुड मिल जाए, फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा, ठीक है ना। लेकिन कई लोग जो हैं, कई कश्मीरी भी इस जल्दी में नहीं है कि इतने जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर करें। कोई भी कश्मीरी उस जल्दी में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से सिक्योरिटी को संभाल के रखा है, और जिस तरह से, ठीक है, इस साल जो है ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम अटैच जो हुए थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसकी वजह से टूरिज्म ने सेटबैक हुआ है, टूरिज्म। मगर इस साल के पहले जिस तरह का टूरिज्म हुआ, टूरिज्म में डेवलपमेंट हुआ, टूरिज्म में इजाफा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हुआ, बहुत सारी चीजों में, जीडीपी में, कश्मीर की जीडीपी में इजाफा हुआ, तो कई लोग जो है वो खुश हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो इलेक्शंस के लिए जल्दी लगी थी लोगों को, लेकिन स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए इतनी जल्दी नहीं है। लोग वेट कर रहे हैं कि ठीक है, सही टाइम आएगा तो मिल जाएगा। पीपल आर हैप्पी, पीपल आर कंटेंट, एंड पीपल आर ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेटहुड हमें मिलने वाला है। कोई जल्दी नहीं है। जब स्टेटहुड मिलेगा, आप खुद चेक कर लें कि सीएम के, कश्मीर स्टेट की सीएम की पावर ज्यादा है या आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा, आप खुद जाके चेक कर लें।